नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि भारत में कौन सी व्यवस्था लागू है, कौन सी व्यवस्था लागू नहीं है भारत के शासन में। तो उस पर चर्चा की जाएगी कि भारत का शासन कैसा है, उसमें कौन सा व्यवस्था अपनाया गया है, कौन सा व्यवस्था नहीं अपनाया गया है। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, अपना देश जो है हमारा भारत है, सबको पता है। अब इसमें हम ऐसे पॉइंट बनाएंगे कौन सी व्यवस्था लागू है, कौन सी व्यवस्था लागू नहीं है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में लोकतंत्र है या नहीं है, तो समझना है, पॉइंट वार समझते जाएंगे और यस नो करते जाएंगे। तो देखिए, लोकतंत्र क्या होता है। आपने अब्राहम लिंकन का कथन सुना होगा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है ना। हमारी भाषा में कहिएगा तो जहाँ चुनी गई सरकार होती है वहाँ लोकतंत्र होता है। जहाँ चुनी गई सरकार होती है वहाँ पर लोकतंत्र होता है। ठीक है ना। अब भारत में चुनी गई सरकार है, इसलिए भारत में लोकतंत्र है। अब बात करते हैं, लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस व्यवस्था में, जिस देश में जनता विधायक सांसद चुनती है वो उनके लिए कानून बनाते हैं, जनता के लिए कानून बनाते हैं। यानी जनता सीधे कानून नहीं बनाती, उन जिनको चुनती है वो लोग जनता के लिए कानून बनाते हैं। यानी जिसको हमने चुना वो हमारे लिए कानून बना रहा है, हम कानून नहीं बना रहे हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। हम विधायक सांसद चुनते हैं, ये लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है साहब। अब होता है एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि देश की संसद तो कानून बनाती है, लेकिन जनता का, उसमें जनता का मत भी देखा जाता है, रेफरेंडम लिया जाता है, जनमत संग्रह कराया जाता है। तो जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराया जाता है, यानी संसद कानून बनाएगी प्लस जनता का भी समर्थन चाहिए। और कैसे चाहिए, जनमत संग्रह के रूप में चाहिए। यानी जनता कानून बनाने में भागीदारी लेती है, जनता कानून बनाने में भागीदारी लेती है। ऐसे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत में व्यवस्था नहीं है। एक देश है छोटा सा, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर यह व्यवस्था लागू है। अर्थ तो क्लियर हो गया कि जहाँ जनता कानून बनाने में भाग ले वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, और जहाँ जनता कानून न बनाए, जिसे जनता ने चुना है वो जनता के लिए कानून बनाए, तो वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सबको क्लियर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड। अब आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, गणतंत्र। ठीक है ना। हमारी भाषा में देखते हैं, सरल भाषा में। गणतंत्र ऐसा व्यवस्था होता है जिसका जो प्रथम नागरिक होता है देश का प्रथम नागरिक जनता द्वारा या तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों में से किसी तरह से चुना जाए, तो उस देश को गणतंत्र कहते हैं। यानी देश का प्रथम नागरिक होगा वो चुना हुआ होगा। देश का प्रथम नागरिक क्या होगा, राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा, चुना हुआ होगा। चाहे जनता उसको सीधे चुने जैसे अमेरिका में, चाहे जनता उसको इनडायरेक्ट चुने जैसे इंडिया में। हम विधायक सांसद चुनते हैं, ये लोग मिलकर के राष्ट्रपति को चुन देते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं और अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऐसे देशों को गणतंत्र कहा जाता है। एक उदाहरण के लिए समझिएगा, इंग्लैंड में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है। लेकिन भारत में गणतंत्र है, अमेरिका में गणतंत्र है, लेकिन इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है। आपको पता है, वहाँ का प्रथम नागरिक का जो पद है, यानी जो महारानी है, वो आनुवांशिक पद है, यानी वहाँ पे राजतंत्र हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। दोनों की परिभाषा एकदम क्लियर रखिएगा। लोकतंत्र में चुनी गई सरकार होती है, गणतंत्र में प्रथम नागरिक जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे डायरेक्ट चुना जाए चाहे इनडायरेक्ट चुना जाए। ठीक है सर। संप्रभुता, भारत संप्रभु राष्ट्र है, बिल्कुल है। एक लाइन में ध्यान रखिएगा, आंतरिक और बाह्य कोई भी नीति बनाने में अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी नीतियां बना सकते हैं, चाहे आंतरिक नीतियां बनाएं, चाहे बाहरी नीतियां बनाएं, चाहे विदेश नीति बनाएं, तो हम संप्रभु राष्ट्र कहे जाते हैं। तो भारत, जब से संविधान लागू है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, यहाँ पर संप्रभुता लागू है। ठीक है सर। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दो शासन प्रणाली की बात करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका से है। अब इसमें अंतर क्या होता है, आपको पता है। हमारे देश का कार्यपालिका प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। इंग्लैंड में कार्यपालिका प्रमुख वैसे होंगी, महारानी होंगी। लेकिन जानते हैं क्या होता है, हमारे वहाँ जो प्रमुख है कार्यपालिका का, राष्ट्रपति, वो केवल नाम मात्र का है। केवल किस लिए है जी, नाम मात्र का कौन है,
राष्ट्रपति है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। तो जानते हैं क्या होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति है कार्यपालिका का प्रमुख, प्रथम नागरिक कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वो केवल नाम मात्र का है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। वह सरकार का भी मुखिया है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ऐसी व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर परोक्ष रूप से नियंत्रण किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा। तो उसको संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। हमारे देश में यह लागू है। आपको पता है राष्ट्रपति केवल डमी कैंडिडेट होता है, नाम मात्र का होता है। मेन शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति कागजी भी प्रमुख है और वास्तविक में भी सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। ऐसी व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख भी है और सरकार का प्रमुख तो है ही है। तो जानते हैं यहाँ राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। ऐसे शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। पढ़ी लिखी भाषा में थोड़ा सा इसका बड़ा परिभाषा दिया, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में केवल ये ध्यान रखिए, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, जैसे भारत, इंग्लैंड ऐसे। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम का भी होता है और वास्तविक शक्तियाँ भी उसके पास ही होती हैं, पूरी तरह से शक्तियाँ उसी के पास होती हैं। ऐसी व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इंग्लैंड से ली गई है, लेकिन हमारे देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। ये कहाँ पर लागू है साहब? अमेरिका में लागू है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, ये सभी राज्य हैं, किनारे किनारे, बीच में केंद्र है। सभी शक्तियाँ किसके में निहित हो जाती हैं? केंद्र में। यानी कानून बनाने का एकाकी अधिकार किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। इसको एकात्मक शासन कहते हैं। तो हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं है। एकात्मक शासन का मतलब जहाँ राज्यों के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। कानून बनाने का अन्य अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। इसी व्यवस्था को एकात्मक शासन कहते हैं। हमारे देश में यह व्यवस्था लागू नहीं है। संघात्मक शासन, तो ये देखिएगा, ऐसे बड़ा गोला बना है, छोटा छोटा गोला बना दिया, बड़ा गोला केंद्र, छोटे छोटे गोले राज्य। राज्यों के पास भी अधिकार है कानून बनाने के लिए और केंद्र के पास भी अधिकार है कानून बनाने के लिए। इस व्यवस्था को संघात्मक शासन कहते हैं। जैसे आपने यह व्यवस्था भारत में लागू है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार भी आपके लिए कानून बनाती है और भारत सरकार भी आपके लिए कानून बनाती है। तो इसीलिए यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। और आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है ना। संघीय शासन है। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों आपके लिए कानून बनाएंगे तो संघीय शासन होगा, और अगर मान लीजिए केवल केंद्र के पास कानून बनाने का अधिकार होगा तो एकात्मक शासन होगा, ठीक है सर। अब कहते हैं संसद की सर्वोच्चता। तो जानते हैं क्या होता है? अगर ब्रिटेन के संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो ब्रिटेन में क्या होता है कि संसद ने जो निर्णय ले लिया उसको सर्वोच्च मान लिया जाता है। संसद ने कानून बना दिया, उसे कहीं भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। लेकिन भारत में क्या है? मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, एक उदाहरण के लिए लीजिए, संसद ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा आयोग बनाया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इससे न्याय प्रभावित होगा और सरकार की दखलंदाजी बढ़ेगी न्यायपालिका के मामले में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा आयोग को खारिज कर दिया। तो भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है। अगर संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायालय उसकी रिव्यू कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है। रिव्यू समझते हैं ना, क्रिकेट में देखते हैं DRS होता है, अंपायर ने आउट दे दिया, खिलाड़ी खुश नहीं है, रिव्यू मांग लेता है। वही वाली बात है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया वह लोकहित में नहीं है तो उसको न्यायालय खारिज कर सकता है। इस व्यवस्था को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और ये हमने लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिया है साहब? अमेरिका से लिया है। तो संसद की सर्वोच्चता हमारे देश में नहीं है, ब्रिटेन में है। हमारे यहाँ कौन सर्वोच्च है? तो जनता सर्वोच्च है। ध्यान रखिएगा, हमारे वहाँ सर्वोच्चता किसकी है साहब? तो जनता सर्वोच्च है। कैसे? अभी आपने देखा, हमने जिनको चुना उन्होंने हमको हमारे लिए कानून बनाया। वो कानून अगर मान लीजिए हमारे हित में नहीं था तो न्यायपालिका उसको क्या करेगी? उस कानून को रिजेक्ट कर देगी। यानी सबसे ऊंचे स्थान पे कौन है? जनता है, ठीक है साहब। ये न्यायिक पुनर्वलोकन हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन समझ गए हैं।
संसद ने कोई कानून बनाया, अगर वो जनहित में नहीं है तो क्या करेगा, न्यायालय उसे खारिज कर देगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। इसी व्यवस्था को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, रिव्यू कहते हैं। ठीक है, यह अमेरिका में है, भारत में है, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है सर। न्यायिक सक्रियता आजकल रोज़ पेपर में आ जा रहा है, रोज़ आता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि दिल्ली को इतना ऑक्सीजन दो। फिर से आपने पढ़ा होगा कि भैया वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्डर दिया, मध्य प्रदेश में वहाँ चेन्नई हाई कोर्ट ने कुछ आर्डर दिया, एमपी हाई कोर्ट ने कुछ दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि यूपी सरकार को कि 3 से 4 महीने में आपको वैक्सीन लगवा देनी है। तो न्यायिक सक्रियता बड़ी परिभाषा है, सब आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो लोग ग्रुप में जुड़े होंगे उनको पीडीएफ में पूरे नोट्स मिल जाएंगे। बस समझने के लिए ध्यान रखिए। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि न्यायपालिका जब अपने कार्य क्षेत्र से बढ़कर, न्यायपालिका का काम है संविधान के अनुसार न्याय करना, केवल जो संविधान में है उसी के अनुसार चलना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी रेंज से अलग हट करके कार्यपालिका और विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप करती है। किस मामले में? जनहित के मामले में। इसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। तो हमारे देश में न्यायिक सक्रियता खूब चल रही है। दिल्ली वाला रोजे आता है, कहता है कि हमारे वहाँ ऑक्सीजन कम है। उनके मंत्री जाते हैं और मान लीजिए कि हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश देता है कि इतना मीट्रिक टन ऑक्सीजन दीजिए। यही व्यवस्था कही जाती है न्यायिक सक्रियता। जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर कार्यपालिका और विधायिका के मामले में हस्तक्षेप करता है, इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। भारत में व्यवस्था लागू है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं होता किसी धर्म को नहीं मानना। इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को बराबर भाव देना, बराबर आदर देना। तो हम इस मामले में ऐसे ही देश है, तो हमारे वहाँ धर्मनिरपेक्षता लागू है। अब देखिए भारत में जनता सर्वोच्च है, भी आपको समझाएं। अब देखिए भारत में नागरिकता किस तरह की है। तो अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 1955 में अधिनियम बना, 1955 में नागरिकता अधिनियम बना। तो जानते हैं क्या है 1955 में नागरिकता अधिनियम बना। और अनुच्छेद 11 में एक व्यवस्था है कि जब चाहे संसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है। एनआरसी वगैरह का विवाद जो चल रहा है यही है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 11 केंद्र संसद को अधिकार देता है कि वो नागरिकता कानून बना ले। और नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था, इसमें संशोधन भी होते रहे हैं। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल है कि दोहरी है? तो हमारे देश में जानते हैं मूल रूप से एकल नागरिकता है। कुछ मामलों में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे भारतीय मूल के लोग जो होते हैं उनको OCI कार्ड जारी करके दोहरी नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन अधिकांशतः क्या है साहब, एकल नागरिकता है। ठीक है। भारत में समान नागरिक संहिता तो आपने सुना होगा, कौन सा अनुच्छेद? 44। नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था की गई है, तो ये बाध्यता नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी सरकार के एजेंडे में है, बीजेपी सरकार के एजेंडे में समान नागरिक संहिता है। ठीक है। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। भारत में केवल एक राज्य है गोवा, जहाँ पर यह लागू है समान नागरिक संहिता। और एक लाइन में याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का या समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है यहाँ पर राज्य के कानून जो होते हैं वो हावी हो जाएंगे, धार्मिक कानून की कोई जगह नहीं रहेगी। तो केवल गोवा में लागू है, अनुच्छेद 44 में है नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसीलिए बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए। तो अभी तक लागू कहीं नहीं हुआ है, केवल गोवा को छोड़ करके समान नागरिक संहिता। ठीक है साहब। लोक कल्याणकारी राज्य है ही है। पूर्ण रूप से हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर स्थित मतलब निर्भर करता है। ठीक है। विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों अनुच्छेद 14 से प्रावधान है। अनुच्छेद 14 से विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है और विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है और विधि का समान संरक्षण हमने कहाँ से लिया है साहब? अमेरिका से लिया है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखी नहीं है, विधि का शासन का क्या मतलब होता है? यह डायसी ने दिया था, इसको समझना है। विधि का शासन मतलब एक देसी भाषा में समझ लीजिएगा। विधि का शासन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी की हत्या की तो 302 आपके ऊपर IPC की धारा 302 लगेगी। और राष्ट्रपति ने किसी की हत्या कर दी तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति हैं तो कह दिया जाए 10-20 खून तुम्हारे लिए माफ़ है। उन पर भी IPC की धारा 302 ही लगेगी। ठीक है ना। तो जानते हैं इसी को विधि का शासन कहते हैं। अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो भी 302 और राष्ट्रपति किसी का मर्डर करेंगे तो भी उन पे 302। ऐसा नहीं है कि आपके साथ उनके साथ मतलब दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा।
और विधि का समान संरक्षण क्या होता है साहब? कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है ना, कानून का सबको बराबर संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है, जैसे मान लीजिए आप अन्य किसी कैटेगरी के आदमी हैं, आपके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया तो आईपीसी की धारा 307 लग गई उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई एससी आदमी है, एससी या एसटी वर्ग का है, तो 307 आईपीसी की तो लगेगी ही लगेगी, प्लस एससी एसटी एक्ट 1989 भी जो आदमी मर्डर करने का प्रयास किया होगा उसके खिलाफ लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग लाइन तो सबके लिए सेम रखी गई, लेकिन ये कहा गया कि ये बताइए कुछ लोग बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। तो उनके लिए विशेष कानून बना दिए जाएंगे, जैसे दलितों की रक्षा के लिए एससी एसटी एक्ट, महिलाओं की रक्षा के लिए तमाम कानून बने हुए हैं। और तो ठीक है ना, यही होता है विधि का समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। राइट टू रिकॉल भारत में लागू नहीं है। राइट टू रिकॉल क्या होता है? हमने जिनको चुना 5 साल के लिए चुना, मान लिया हम उनसे असंतुष्ट हैं तो 5 साल से पहले ही पुनः चुनाव करा के उनको वापस बुला लें। लेकिन ये भारत में व्यवस्था नहीं लागू है, स्विट्जरलैंड में है। भारत में व्यवस्था लागू नहीं है और बहुत कठिन है। पंचायतों में कहीं कहीं आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है, लेकिन ये सफल नहीं होगा, ठीक है ना। भारत में राइट टू रिकॉल, कहने का मतलब जिनको हमने चुना उनको 5 साल से पहले असंतुष्ट होने की दशा में हम पुनः वोट डाल करके वापस बुला लें, ऐसी व्यवस्था को राइट टू रिकॉल कहते हैं। हमारे देश में लागू नहीं है। राइट टू रिजेक्ट हमारे देश में लागू नहीं है। राइट टू रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइक और डिसलाइक ऑप्शन होता है ना, उसी तरह से आपको पसंद करने वाले 100 हो गए, नापसंद करने वाले 110 हो गए, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है। कई लोग नोटा को ही राइट टू रिजेक्ट समझते हैं, तो गलतफहमी में ना रहिएगा। जो कैंडिडेट जीत गया है, नोटा अगर उससे अधिक वोट पा जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो नोटा को हम राइट टू रिजेक्ट में नहीं लेंगे, नोटा हमारे वहाँ लागू है, ठीक है सर। अब देखिए, मृत्युदंड का प्रावधान हमारे देश में है, बिल्कुल है, क्योंकि यह विरलतम मामले में, अंग्रेजी में कहते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में दिया जाता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में दिया जाता है। हमारे देश में मृत्युदंड का प्रावधान है। कई देशों ने मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। एक संस्था होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो हर साल मृत्युदंड के आंकड़े निकालती है। उनके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक मृत्युदंड चीन में दिया जाता है और आधिकारिक रूप से ईरान में दिया जाता है। भारत में मृत्युदंड दिया जाता है, इस पर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यह विरलतम या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में दिया जाता है, ठीक है साहब। इच्छा मृत्यु, इसको अंग्रेजी में यूथेनेसिया कहते हैं। भारत में एक मामला हुआ था अरुणा शानबाग, ये महाराष्ट्र में नर्स थी, इनका रेप कर दिया गया था, 27 साल तक ये कोमा में रही। तो इन्हीं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इनको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। हालांकि दिया नहीं गया इनको इच्छा मृत्यु, ठीक है, अब तो इनका निधन हो चुका है। लेकिन इच्छा मृत्यु का 2 फॉर्मेट होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अरुणा शानबाग मामले में ही, अरुणा शानबाग मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेसिया को अनुमति दे दी। एक्टिव यूथेनेसिया को भी हमारे देश में या सक्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति नहीं है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति है। समझने के लिए ऐसे समझ लीजिएगा, अगर आप मरना चाहते हैं तो आपको अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोमा में चले गए, आपका ब्रेन डेड हो गया, कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई, तो अगर आपको आपकी देख रेख करने वाले ये चाहते हैं कि इनको मतलब न रहने दिया जाए, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, एक हाई कोर्ट के जज के लेवल का आदमी जाएगा और सब जांच पड़ताल करेगा। अगर आपकी बात सही निकलती है, वो वास्तव में ब्रेन डेड हो गए हैं, कोमा में चले गए हैं, तो जिस दवाओं से उनको ज़िंदा रखा गया वो दवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसी को कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। तो हमारे देश में अरुणा शानबाग मामले में पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ कर दिया गया। इसी में ध्यान रखिएगा, एक और केस बड़ा फेमस है, सदानंद कौर बनाम पंजाब राज्य केस था। इन्होंने मांग की थी सदानंद कौर ने कि हमको इच्छा मृत्यु दी जाए, इनको भी नहीं दिया गया था। अरुणा शानबाग में दिया गया, लेकिन वो मरी नहीं, उनकी स्वाभाविक मौत हुई। सदानंद कौर ने मांग की थी, लेकिन उनको नहीं दिया गया, उनको नहीं दिया गया। यही है इच्छा मृत्यु। हमारे देश में एक्टिव वाला अलाउ नहीं है। अगर आप मरना चाहते हैं तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ब्रेन डेड हैं, आप कोमा में हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपके परिजन चाहते हैं तो आपको जिन दवाओं से ज़िंदा रखा गया वो दवाएं बंद कर दी जाएंगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसको कहते हैं पैसिव, इसको कोर्ट ने अनुमति दे दी है। लोक हितवाद, अब देखिएगा, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी शुरुआत 1985 में PN भगवती ने की थी। उसमें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। जनहित याचिका,
जैसे मान लीजिए देवरिया में कोई कांड हुआ किसी समुदाय विशेष के खिलाफ, दबंगों ने किया, कोई डर के मारे केस लिखवाने नहीं जा रहा है, तो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी ना सुप्रीम कोर्ट में जा कर के PIL दाखिल कर देगा। किसके लिए? देवरिया वालों के लिए। यही होता है लोकहितवाद या जनहित याचिका। इसकी शुरुआत की थी PN भगवती ने। आजकल आप देखते हैं जितनी सरकारी ज़मीनें खाली होती हैं, अतिक्रमण खाली कराया जाता है, पोखरा गढ़ई जो भी खाली कराया जाता है, ये इसी से कराया जाता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, जनहित याचिका दाखिल करते हैं और उसी पर निर्णय आ जाता है। इसके जनक कौन थे? PN भगवती। अब देखिए साहब, भारत में आरक्षण राजनीति में भी है, शिक्षा में, इस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। राजनीति में केवल SC ST को आरक्षण है, शिक्षा में OBC SC ST महिला विकलांग, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, और यहाँ तक कि आजकल एक नया आ गया है EWS। ये अनुच्छेद 16 से सारे प्रावधान हैं, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। राजतंत्र भारत में नहीं है, जहाँ पे आनुवांशिक शासन होता है उसको राजतंत्र कहते हैं। भारत में ये व्यवस्था लागू नहीं है। कुलीन तंत्र, जहाँ एक मतलब विशिष्ट समाज के लोग शासन करते हैं, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं, भारत में भी लागू नहीं है। एनार्की शासन, अराजकतावाद। एनार्की शासन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पूरे भारत में भारत सरकार का शासन है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, मिलिटेंट ने कुछ इलाका कब्जा कर लिया, वहाँ पे उनका शासन चल रहा था, इसी को एनार्की व्यवस्था कहते हैं या अराजकतावाद कहते हैं। ये भी हमारे देश में लागू नहीं है। वीटो पावर वाला देश भारत नहीं है, आपको पता है 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है, लेकिन भारत को नहीं प्राप्त है। समाजवादी अर्थव्यवस्था हम हैं, हमारे प्रस्तावना में लिखा है कि हम समाजवादी देश हैं, तो हमारी व्यवस्था समाजवादी है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ सरकार अपने लाभ के लिए काम नहीं करती, अधिकतम जनसंख्या के अधिकतम कल्याण के लिए काम करती है। तभी तो आपको पढ़ाई में वजीफ़ा मिलता है, पेंशन मिलता है, वृद्धा वाला, विधवा वाला, या सब्सिडी मिलती है, चाहे गैस की सब्सिडी हो, तेल की सब्सिडी हो, चाहे उर्वरक की सब्सिडी हो। ये सब क्यों मिलती है? हम कैसी व्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है साहब। अब है घाटे की अर्थव्यवस्था। तो जब हम समाजवादी हैं तो घाटे की ही अर्थव्यवस्था होंगी। कारण है कि भारत सरकार अपने लाभ के लिए काम नहीं करती, ये लोकहित के लिए काम करती है। अधिकतम जनसंख्या के अधिकतम कल्याण के लिए काम करती है, लोक कल्याणकारी कार्य राज्य के लिए काम करती है। तो ये बताइए, इतना हमको PM किसान मिल रहा है, दुर्घटना बीमा मिल रही है, बीमारी पे पैसा मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, ठीक है ना, छात्रवृत्ति मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। तो अगर ये सब मिल रहा है, अगर ये सब नहीं मिलता तो हम मुनाफिक व्यवस्था हो जाती। वर्तमान में हम क्या है? घाटे की व्यवस्था है। ठीक है साहब। पूंजीवादी देश हम नहीं हैं, पूंजीवादी देश हम नहीं हैं। हम कैसे देश हैं साहब? समाजवादी देश है। पूंजीवाद अमेरिका में लागू है, हमारे वहाँ अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं है। साम्यवादी शासन, तो आपको पता है साम्यवादी विचारधारा हमारे देश में नहीं लागू है, हमारे वहाँ तो लोकतंत्र है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में यह व्यवस्था लागू है, साम्यवादी शासन है, लेकिन हमारे वहाँ ये शासन नहीं। आपको पता होगा साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। अब मेरी समझ में काफ़ी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। जो लोग ग्रुप से जुड़ेंगे उनको PDF में नोट्स दे दिया जाएगा। अगर कोई पॉइंट में इशू होगा तो हमसे आप चर्चा कर सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।